बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मेरा जो अभी टॉपिक है वो ये है कि अगर किसी आदमी के बेटे की फतीदगी हो जाए और उस आदमी की फतीदगी बाद में हो तो क्या उसके पोते या अगर उसकी बेटी पहले फौत हो जाती है तो क्या उस बेटी की औलाद जो है वो अपने दादा की या इसी सूरत में अपने नाना की वरासत से हकदार हैं या नहीं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले बात अर्ज करूं कि मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 जो है उसकी दफ़ा 4 है जो बहुत रेलेवेंट है, जो इस मामले से मुतल्लिका है। इसी में ये बताया गया है, मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस जो 1961 का है, वो सदर अयूब साहब जब पाकिस्तान में उनकी गवर्नमेंट थी तो उस वक़्त उन्होंने एक ये लॉ लेके आए, मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961, जिसकी दफ़ा 4 के मुताबिक हर वो आदमी जिसकी औलाद जो है उससे पहले उसकी बेटा या बेटी फौत हो जाए तो फिर उसकी फौतगी की सूरत में उसके जो बच्चे हैं, उसके जो पोते पोतियाँ और इसी तरह से उसकी जो बेटी की औलाद है वो उतने ही हिस्से के हकदार डिक्लेयर पाएंगे जितने हकदार अगर वो ज़िंदा होते तो हकदार होते। यहाँ पे मैं एक बात अर्ज करता चलूँ कि पहले पहल 1961 के कानून से दफ़ा 4 से पहले अगर कोई आदमी फौत हो जाता था तो उसकी औलाद जो उसके फौत होने के वक़्त ज़िंदा होती थी सिर्फ उनको विरासत जाती थी। अगर उसकी औलाद में से कोई बेटा या बेटी पहले वफात पा जाते थे तो उन्हें विरासत नहीं मिलती थी। ये पहली दफ़ा ये जो विरासत वाला जो कॉन्सेप्ट जो था ये 1961 की दफ़ा 4 में वाज़ेह किया गया। इससे पहले मैं ज़्यादा डिबेट में नहीं पढ़ना चाहता कि 1956 के कानून जो शरीयत एप्लीकेशन का था उससे और 61 के दरमियान जो मामलात रहे उस दौरान जो है ये बाहर आ गया। फिर 61 के बाद जो है वो ये ओपन हो गई तो इसमें फिर उन लोगों को बच्चों को विरासत मिलने लगी अपने दादा से और अपनी इवन दादी से, अपने कह लें कि अपने नाना से, नानी से। तो अब वहाँ पे मैं साथ अर्ज करूँ कि जब ये लॉ बनाया मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 की दफ़ा 4 जब मार्ज़ वजूद में आई तो वहाँ से उससे पहले अगर कोई इंतकाल जो है या कोई वरासत जो है उस कानून के आने से पहले और ये जो 1956 में शरीयत एप्लीकेशन के जो लॉज जो मौजूद थे जो 56 में आए तो इस पीरियड के जो 5 साल 6 साल के पीरियड के अंदर अंदर अगर कोई ऐसी वरासत हुई है तो उसमें अगर इन लोगों को, उन बच्चों को अपने दादा दादी नाना नानी की विरासत से कोई रकबा नहीं मिला अपने वालिदैन की फतीदगी की सूरत से तो वो नहीं ले सकते थे। इसके लिए मैं आपको ये जो जजमेंट जो है वो रेफ़र कर रहा हूँ। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की इस पे जजमेंट है PLD 2012 सुप्रीम कोर्ट पेज 217। फिर दोहरा रहा हूँ PLD 2012 SC सुप्रीम कोर्ट पेज 217। इसके मुताबिक ये है कि इस दफ़ा 4 जो है मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 की, इसका जो इफ़ेक्ट जो है वो प्रोस्पेक्टिव है, रिट्रोस्पेक्टिव नहीं है। प्रोस्पेक्टिव से मतलब ये है कि जब से कानून बना है इससे आगे से चलेगा। ये उन इंतकालात पे, उन वाक़यात पे ये लागू नहीं होगा जो इस कानून के बनने से पहले के इंतकालात जो थे। अगर किसी आदमी की डेथ जो है 1956 में या 57 में हो गई थी तो उसके इसी तरह से उसकी वरासत का मामला अगर खड़ा हुआ तो उसकी औलाद जो है उनमें से अगर कोई फ़र्द पहले फौत हो गया था, बेटा या बेटी, तो उसकी जो आगे जो औलाद है उसके मुताबिक वो नहीं ले सकते थे। लेकिन जब 1961 में 1961 में दफ़ा 4 आ गई तो जब से उस दफ़ा 4 का इतलाक होगा उसके बाद अगर कोई आदमी फौत हुआ है तो उनको वरासत मिलना शुरू हो गई। अब यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट जो है फिर ये मामला चलता रहा अगरचे, लेकिन 7 मसाइल के दरपेश हुए कि एक स्टेज पे आके फेडरल शरीयत कोड जो है जहाँ पे हमारे इस्लामिक कवानीन जो हैं उन्हें बड़े बगौर देखा जाता है। हमारे कानून में, हमारे आईने पाकिस्तान में एक तो कॉन्सेप्ट है इस्लामिक आइडियोलॉजिकल काउंसिल का, वो भी है, वो लॉ मेकिंग से पहले चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, उनका मुशाहिदा करते हैं। लेकिन फेडरल शरीयत कोड जो है वो किसी भी कानून के अन इस्लामिक होने के मुतल्लिक़ इसकी कुछ दफ़ात या कुछ शिकें जो हैं वो कहीं
इस्लामी कवानीन जो हैं उनसे मुतसादम तो नहीं है, तो उस बात को फेडरल शरीयत कोर्ट जो है वो देख सकती है। तो ये मामला फेडरल शरीयत कोर्ट में चला गया। तो फेडरल शरीयत कोर्ट ने जब इस मामले को देखा तो उन्होंने इस पे अपनी एक जजमेंट बेस की, जो जजमेंट जो बाकायदा तौर पर अदालती नज़ीर बनी वो थी PLD 2000 फेडरल शरीयत कोर्ट पेज 1। फिर दोहरा रहा हूँ, PLD 2000 फेडरल शरीयत कोर्ट पेज 1। उसमें क्या हुआ, उसमें बाकायदा तौर पर फेडरल शरीयत कोर्ट ने बहुत सारे इस्लामिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जिसमें कुरान मजीद की ख़ास तौर पर सूरह निसा जो है उसका हवाला दिया, उसमें मुख्तलिफ अहादीस का हवाला दिया, और फेडरल शरीयत कोर्ट ने सेक्शन 4 जो दफ़ा 4 जो थी, जिसमें दादा की वरासत से पोतों को या नाना की वरासत से पोतों को, पोतियों और सॉरी उसकी क्या बोलते हैं नवासे जो हैं उन्हें हिस्सा मिलना शुरू हो गया था। तो वो फेडरल शरीयत कोर्ट ने कलअदम करार दे दी ये शिक। उन्होंने कहा जी कि सूरह निसा को अगर हम फॉलो करें, या इस्लामिक जो दीगर अहकामात जो हैं, या इस्लामी पिछली जो तरीक़ाकार जो है, वो जो रवाज जो है, जो कस्टम्स जो हैं, उनको अगर हम मुलाहिज़ा करें, या अहादीस का कुछ हवाला दिया गया, तो उसमें उन्होंने कहा कि ये जो दफ़ा 4 जो है उसके मुताबिक सिर्फ उस आदमी को वरासत मिलनी है जो वरासत ओपन होने के वक्त जिंदा होगा। अगर वो फौत हो गया तो उससे उसकी जो अगली पीढ़ी जो है, जो नस्ल जो है, उसे वरासत नहीं मिलेगी। ये फेडरल शरीयत कोर्ट का फैसला था। तो फेडरल शरीयत कोर्ट जो है इसके इस फैसला के ख़िलाफ़ हमारे आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 203D 203F के तहत बाकायदा तौर पर ये हमारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है अदालत उज़्मा पाकिस्तान में एक बाकायदा बेंच है जिसे शरीयत एपलेट बेंच कहा जाता है, उसमें ये फैसला चैलेंज हुआ। तो वहाँ पे वो जो फेडरल शरीयत कोर्ट का फैसला जो था उसे एक दफ़ा मुअत्तल फरमा दिया गया। ऑनरेबल फेडरल शरीयत एपलेट बेंच जो था सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने उस फैसले को जो फेडरल शरीयत कोर्ट ने किया था उसको मुअत्तल फरमा दिया। तो फिर सूरत क्या बनी कि दफ़ा 4 जो है उसका इतलाक उसी तरह से होना शुरू हो गया। अब इसमें मैं साथ ही ये बात अर्ज करूं, अभी रिसेंटली ये मामला काफ़ी दफ़ा अदालतों में ज़ेर समात रहते हैं और बार बार ये क्वेश्चन पैदा होता है कि क्या अभी जब अगर कोई ऐसी वरासत होगी तो क्या हर एक मामले को अदालत में लेके जाया जा सकता है कि हर दफ़ा अदालत उस पर फैसला दे दे। तो इसी तरह से एक केस अभी रिसेंटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड फरमाया है। उसका जो टाइटल जो है, उसकी जो नज़ीर जिस साइटेशन जो है वो मैं आपको लिखवा रहा हूँ, 2022 SCMR 1352 पेज है। फिर दोहरा रहा हूँ, 2022 SCMR 1352। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने इन तमाम फैसला जात को जिक्र करते हुए, इन सब फैसला जात को डिस्कस करते हुए ये होल्ड फरमा दिया है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट जो है उसका शरीयत एपलेट बेंच जो है उसके ऑर्डर के तहत वो प्रोसीडिंग जो है जो फेडरल शरीयत कोर्ट ने अपने फैसला में की थी वो मुअत्तल रहती हैं, तब तक जो भी इंतकालात होंगे उसमें जो पोते हैं और जो पोतियां हैं और इसी तरह से नवासे नवासियां जो हैं वो अपने दादा और नाना नानी दादी उस सब की विरासत से हिस्सा लेने के बिल्कुल हकदार रहेंगे। हाँ, कल कलां को अगर फैसला जो शरीयत एपलेट बेंच जो है वो अदरवाइज कर देता है तो वो फिर तय करेगा कि इस दौरान जो भी इंतकालात, जो भी वरासतें हुई हैं और जिन जिन लोगों को तरका मिला है तो उसकी फिर क्या उसकी फेट होगी, उसकी क्या सूरत हाल रहेगी। फिर यकीनी तौर पर जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का बेंच जो है शरीयत एपलेट बेंच वो उस बात को भी तय कर देगा। ये तो कंट्रोवर्सी, ये जो तजाद हमारे यहाँ आए दिन रहता है, ये तो बात रही उसके मुतल्लिक। फिर अब मैं यहाँ पे एक और बात की एक्सप्लेनेशन करना चाहूँगा कि क्या पड़पोते जो होते हैं वो बच्चों की वो जो डेफिनेशन या तारीफ दफ़ा 4 में बताई गई है उसमें आते हैं। मसलन एक आदमी को वरासत अपने वालिद से मिलनी है, वो खुद फौत हो गया वो आदमी,
آگے اس کی اولاد جو تھی وہ بھی فوت ہو گئی تو پھر ان کی آگے اولاد ہے، مطلب پڑپوتے جو ہیں کیا وہ حصہ لیں گے وراثت سے؟ تو اس کے متعلق میں عرض کروں کہ پڑپوتے پڑپوتیاں اسی طرح سے جو سیکنڈ ڈگری میں نواسیاں ہوں گے وہ حصہ نہیں لے سکیں گے، انہیں دفعہ 4 کا جو ہے بالکل کوئی فائدہ نہیں دیا جائے گا۔ تو اس کے لیے بھی میں آپ لوگوں کو ایک ججمنٹ جو ہے وہ لکھوا رہا ہوں، وہ بھی اپنے ذہن نشین کر لیجئے گا۔ وہ آنریبل سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے 2022 SCMR 1131۔ یہ بڑی اہم ججمنٹ ہے جس میں ہولڈ فرمایا گیا ہے کہ پڑپوتے جو ہیں وہ ان بچوں کی ڈیفینیشن میں، ان کی تعریف میں نہیں آتے، اس دائرہ کار میں نہیں آتے جنہیں اپنے والدین کی فوت ہو جانے کی وجہ سے اپنے دادا یا اپنے نانا کی وراثت ملنی تھی۔ اچھا، اب ایک اور بات ایڈیشنلی، ایک اور بھی اسی تناظر میں ایک بات ہے، کیا اگر ایک عورت فوت ہو جاتی ہے تو دفعہ 4 تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس کی اولاد جو ہے وہ حصہ لے گی، اور اسی طرح سے اگر ایک آدمی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے متعلق بھی یہ ہے کہ اس کی اولاد حصہ لے گی اپنے دادا کی زمین سے، اگر بیٹی فوت ہوئی ہے تو اس کی بچے جو ہیں وہ اپنے نانا کی یا نانی کی زمین سے حصہ لیں گے ترکہ سے۔ اچھا، کیا اگر ایسی صورتحال میں بیٹا فوت ہوا ہے تو اس کی بیوی حقدار ہوگی؟ اور اسی طرح سے اگر بیوی فوت ہوئی ہے تو کیا اس کا خامد حقدار ہوگا؟ تو اس پہ جو آنریبل لاہور ہائی کورٹ کی ایک ججمنٹ میں آپ کو کوٹ کر رہا ہوں، یہ بھی ضرور ذہن نشین کر لیجئے گا۔ PLD 2011 پیج اس کا ہے 23، آنریبل لاہور ہائی کورٹ کی ججمنٹ ہے PLD 2011 پیج 23۔ اس میں آنریبل لاہور ہائی کورٹ نے ہولڈ فرمایا کہ دفعہ 4 جو ہے وہ اپنے تئیں بچوں کو اضافی طور پر حصہ دے رہی ہے، اور دفعہ 4 جو ہے دیگر وہ لوگ جنہیں وراثت آنی چاہیے ان کے حق پہ کوئی باقاعدہ کوئی لمیٹیشن یا کسی قسم کی کوئی بھی پابندی عائد نہیں کرتی۔ تو اس لیے اگر بیٹی فوت ہوئی ہے تو اس کا خامند جتنا اس کا شرعی حصہ بنتا ہے وہ حاصل کرے گا، اسی طرح سے بیٹا فوت ہوا ہے تو وہ اس کی بیوی جو ہے وہ اپنا شرعی حصہ حاصل کرے گی۔ تو میں اس کو بات کو یہیں پہ کنکلوڈ کرتے ہوئے آپ کے ذہن میں اس متعلق کوئی بھی کوشچن ہو تو وہ ضرور میرے ساتھ ڈسکس کیجیے گا۔ بہت مہربانی، تھینک یو۔